नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने महाद्वीप पढ़े थे और आज हम समझेंगे महासागरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि अगर एक यहाँ है महासागर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो पानी से एक दूसरे से सारे कनेक्ट हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो गतिशील रहता है का मतलब उसमें कभी उसमें ज्वार भाटा आते हैं तो कभी धाराएं बहती हैं, ठीक है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 गतियां हैं, मुख्य गतियां हैं। घटते क्रम में महासागर के नाम, जो घटते क्रम सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो घटते क्रम में है महासागर, उनके नाम इस प्रकार है। तो फर्स्ट में है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है अटलांटिक, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो ये इनका घटते क्रम है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। क्योंकि ये बहुत बड़ा महासागर है तो ये 1/3 भाग को कवर करता है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर और यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो सबसे ऊंचा भाग पृथ्वी का हो गया एवरेस्ट और सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो इसका आकार लगभग वृत्ताकार है। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह एस अक्षर के समान है, जो अंग्रेजी का एस अक्षर हमारा ऐसा, तो ये ऐसा ही है ये महासागर। और अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत दंतुरित है। दंतुरित मतलब इस प्रकार की इसकी तटरेखा है। दंतुरित तटरेखा बंदरगाहों के लिए आदर्श है, मतलब अनुकूल, काफ़ी अच्छा ये माना जाता है बंदरगाहों के लिए। दंतुरित वाली जो तटरेखा होती है, क्योंकि इसमें आराम से सामान उतर सकते हैं, जहाज़ आराम से इसमें आ सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो अगर कभी पूछेगा क्वेश्चन तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वो है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। इसके बाद हिंद महासागर, इसका नाम हिंदुस्तान यानी कि हमारे जो देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कभी प्रश्न आएगा कि किसी देश के नाम पर किस महासागर का नाम पड़ा है, तो वो है हिंद महासागर और ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह त्रिभुजाकार है, तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो गया हमारा हिंद महासागर। इसके उत्तर में है इंडिया और पश्चिम में है इसका अफ्रीका और पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया। अब आर्कटिक महासागर। आकार के अनुसार तो ये दक्षिणी महासागर है इसके बाद, लेकिन पहले हमने ये आर्कटिक महासागर यहाँ पे लिख दिया है तो इसे समझ लेते हैं। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है, उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आर्कटिक महासागर है ये यहाँ पर स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, ऐसे फैला है ये महासागर। दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है ये हमारे दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो इसको अब थोड़ा मैप की मदद से समझते हैं। तो ये है मैप, फिजिकल मैप है ये वर्ल्ड का। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रशांत महासागर। तो ये है प्रशांत महासागर और ये महासागर ऐसे फैला है।
इधर से इधर को ऐसे फैला है चारों तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक फैला है। यहाँ भी प्रशांत महासागर है और यहाँ भी। इसके बाद है अटलांटिक महासागर। जो दूसरे नंबर का महासागर था वो था अटलांटिक महासागर। तो देखो ये इस तरह से है, ये एस के समान है ये महासागर। और तीसरे नंबर का जो महासागर है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर यहाँ पे है। इसके उत्तर में ये भारत है और पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो महासागर है वो है यह है दक्षिणी महासागर। तो ये दक्षिणी महासागर ऐसे फैला है इधर को। ये है ये हमारा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के ये चारों ओर से घेरता है ये महासागर। इसके बाद आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर पूरा उत्तरी ध्रुव में है। ये उत्तरी ध्रुव में पूरा फैला है ऐसे। तो अब इसी में देख लेते हैं वायुमंडल को। तो वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर गैस की एक परत होती है, मतलब गैस मतलब जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह गैस है, इसकी एक परत होती है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और ये हमारे जो पृथ्वी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी आती है वो डायरेक्ट हमारे वहाँ नहीं आती है। वो वायुमंडल में जो ओजोन गैस होती है उससे जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। इसकी जो ऊंचाई है वायुमंडल वो 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो जो सबसे नीचे यहाँ से ऐसे शुरू होता है, ये जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। तो जितनी भी मौसम संबंधी हमारी ये घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं वह इसी परत में होती है। जो भी बादल आते हैं या फिर बारिश होती हैं या धूल, अंधड़, जो भी मतलब मौसम के संबंधित घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। उसके ऊपर है हमारा समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद की परत है। और समताप मंडल क्या है? यहाँ जो हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो इसी मंडल पे उड़ते हैं। हवाई जहाज़ के लिए ये समताप मंडल काफ़ी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ आराम से जहाज़ उड़ सकते हैं। इसके बाद है मध्य मंडल। जो अंतरिक्ष से हमारे जो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े नीचे को गिरते हैं वो इसी परत में आके जल जाते हैं। क्या होता है? यहाँ जल जाते हैं। जो भी क्षुद्र ग्रह के टुकड़े वगैरह जो अंतरिक्ष से गिरती हैं चीज़ें, वो यहाँ आके जल के नीचे को गिरती हैं, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। उसके ऊपर है आयन मंडल और उसके ऊपर है बहिर्मंडल। जो लास्ट की परत है वो है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है हमारा वो है इस प्रकार से है। नाइट्रोजन है 78%, 78% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21%, 21% ऑक्सीजन है। और जो अन्य गैसें हैं वो 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह ये सब गैसें जो हैं मिलकर 1% है। ऑक्सीजन तो हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, सभी जानते हैं। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मदद से ही लेते हैं। और जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, तो पेड़ सबको लगाने चाहिए। और जबकि नाइट्रोजन गैस जो है ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब ये सभी प्राणियों, जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती हैं, गर्मी, हीट जो छोड़ती हैं, उसको
अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी भी है हमारे लिए, लेकिन ये अब धीरे धीरे जो है ये कृत्रिम रूप से भी ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, क्योंकि इतनी जो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ती रह रही है, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी पृथ्वी पर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, जिन उनकी वृद्धि होती है, उसके लिए भी ये आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। अब देखो, हम जैसे ऊंचाई में बढ़ते रहेंगे तो वायुमंडल के का जो घनत्व है उसमें कमी आती है, और जिससे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो जितने हम ऊंचे इलाकों में जाएंगे, किसी पर्वत में चढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर से हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। और वायुमंडल का जो घनत्व है वो समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। जो सबसे ज़्यादा घनत्व वायु का होता है वो समुद्र तल पर ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।